हेलो एवरीवन। आई होप आप अपनी जेई और नीट की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज लेके आया हूँ जिसमें 11th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगा एक छोटे छोटे वीडियो के सीरीज में। ये वीडियोस 30 मिनट्स के आसपास लॉन्ग होंगे, तो आप अपने एग्जिस्टिंग रेगुलर लेक्चर के साथ ये वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा लोड फील ना हो। 30 मिनट इज समथिंग जो हम सब लोग निकाल सकते हैं बेसिक रिवीजन के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसको जो है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ टू एंड मोर वेक्टर्स के बारे में। ये टॉपिक जो है बहुत यूजफुल रहता है जैसे ही हम 12th स्टैंडर्ड में एंटर करते हैं विद इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें वेक्टर के एडिशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो आज इसी टॉपिक को मैं आपको एक क्विक वे में रिवाइज करा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। अगर हमें किसी भी दो वेक्टर के एडिशन की अगर हम बात करें, है ना, दो वेक्टर के एडिशन की बात करें कि हमें ये टॉपिक जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी स्केलर्स और वेक्टर है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो स्केलर जैसे कि मास, अगर उसमें 5 kg में 5 kg और ऐड करना है तो हम बेसिक मैथ्स का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं ना। इसमें मैथ्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जो मैथ्स वाला एडिशन होता है, और इससे 10 किलो आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 kg प्लस 5 kg 10 kg होते हैं। बट हमारे पास कई सारे ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम वेक्टर्स बोलते हैं, जिसमें हमने रियलाइज किया, जैसे कि फोर्स की बात कर लेते हैं। हमने रियलाइज किया कि फोर्स में ऐसा नहीं हो सकता कि 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज नॉट ऑलवेज 10 न्यूटन, इज नॉट ऑलवेज 10 न्यूटन। इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 न्यूटन टू 10 न्यूटन। ठीक है, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 10 न्यूटन। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम लोग जो मैथ्स वाला एडिशन है वो यूज नहीं कर सकते। हमें नया टेक्निक चाहिए इन वेक्टर्स के वैल्यू को ऐड करने के लिए कि अगर कोई दो वेक्टर, एक वेक्टर 5 न्यूटन है, एक वेक्टर 3 न्यूटन है, तो जब दोनों का ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा। तो वेक्टर्स को ऐड करने ऐड जब हम करते हैं तो उसको हम रिजल्टेंट लेना बोलते हैं। तो अगर जब मैं कहता हूँ कि हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द समीशन ऑफ दैट टू वेक्टर। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। और दो वेक्टर को कैसे ऐड करें, अगर 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन 10 नहीं होता है ऑलवेज, तो कितना होता है, उसके लिए हमें ये कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। उनमें से एक चीज है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो जब भी हम दो वेक्टर्स का एडिशन करना चाहते हैं, एक बार दो वेक्टर्स का रिवाइज करके फिर 3 वेक्टर्स का भी देख लेंगे, या मोर देन 2 वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है बेसिकली एक क्वांटिटी है जो हमने बना रखा है, फिक्स कर रखा है, और इसी के बेसिस पे एक्चुअली वेक्टर का एडिशन किया जाता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है कि जब भी हमारे दो दो वेक्टर जिनको हम ऐड करने वाले हैं, अगर उनको टेल टू टेल हम लोग मैच कराए, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने टेल टू टेल इसको मैच करा रखा है। तो बहुत जरूरी है कि दोनों टेल टू टेल मैच होने चाहिए। जब इन दोनों को टेल टू टेल मैच कराकर प्लेस किया जाता है साथ में, तो इनके बीच में आप देख सकते हो दो एंगल फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे आपको। अगर मैं, तो इनके बीच में दो एंगल फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। अगर मैं एंगल्स को ड्रॉ करूं तो एक एंगल आपको दिखेगा ये वाला जो ऑलरेडी यहाँ पे बन रखा है, दूसरा एंगल ये बड़ा सा आएगा दोनों के बीच में, ऐसे थीटा 1। ठीक है, दो एंगल बनेंगे बेसिकली। इन दोनों में से जो छोटा वाला एंगल है, जो कि क्लियरली आप देख सकते हो वो थीटा एंगल है, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। तो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है तो पहले उसको टेल टू टेल मैच कराओ। जब वो टेल टू टेल मैच हो जाएगा तो ये देखो दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल कितना बन रहा है। हमेशा दो एंगल बनेंगे और स्मॉलर एंगल होगा। जैसे इस केस में ये दो वेक्टर्स हैं, अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो हम ध्यान से देखेंगे क्या ये टेल टू टेल मैच हो रहे हैं, नहीं, ये हेड टू टेल मैच हो रहे हैं। और क्योंकि ये हेड टू टेल मैच हो रहे हैं तो हमें पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा ताकि टेल टू टेल मैच हो। अब क्या करते हैं हम अरेंज करने के लिए, हम किसी भी वेक्टर को उसकी लाइन के अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं। जब तक वेक्टर की लेंथ और वेक्टर का एरो चेंज नहीं होता, मतलब एरो का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तब तक वेक्टर सेम रहता है। तो क्या मैं करता हूँ, ए वेक्टर को उठा के मैं आगे रख देता हूँ ऐसे, तो ये मेरा बन गया ए वेक्टर, है ना, ये मेरा बन गया ए वेक्टर। मैंने एरो को उसी लाइन के अलोंग शिफ्ट कर दिया। अब देखो टेल टू टेल दोनों मैच कर गए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है।
अब दोनों के बीच जो स्मॉलर एंगल है वो कौन सा है, ये वाला, ये स्मॉलर एंगल है, दिस इज द स्मॉलर एंगल एंड दिस थीटा, यस लेट्स कॉल दिस अनदर नेम समथिंग फाई, and this will be angle between two vectors phi, not theta. Theta is not our angle between two vectors. phi हमारा है जिसको हम चाहे तो 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस केस में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं कि दो वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल दिया हो आपने उसको ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मान लिया। ये ट्रिक करने के लिए आपको ऐसा दे रखा होता है। चलो, ये जो थीटा की वैल्यू है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वो मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता है और मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखें कि एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो 0 से कोई लार्जर वैल्यू होगा या 180 से स्मॉलर वैल्यू होगा, उनके बीच में ही लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये इस तरह का कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करें, हमारे पास ये तीन वेक्टर है और तीनों वेक्टर्स में आपस में एंगल निकालना है। एक एक करके चेक करते हैं। तो देखो, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पहले इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम एंगल्स निकालते हैं। तो पी और क्यू वेक्टर ढूंढते हैं। तो ये रहा मेरा पी वेक्टर और ये रहा मेरा क्यू वेक्टर। क्या ये टेल टू टेल मैच कर रहे हैं? नहीं, ये हेड टू टेल मैच कर रहे हैं। जब ये हेड टू टेल मैच करते हैं तो हमें थोड़ा स्लाइटली क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है या रीअरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पी को स्लाइटली आगे शिफ्ट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैंने छोटा बनाया, बट आप ऐसे समझो मैंने पी को आगे शिफ्ट कर दिया। जैसे पी को आगे शिफ्ट करोगे आपको दिखेगा ये दोनों वेक्टर अब टेल टू टेल क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। अब हम एंगल निकाल सकते हैं। तो अब देख सकते हो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये वाला है और ये एंगल कितना होगा, अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 150। मतलब हमारा आंसर है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर पी एंड क्यू इज 150। उसी तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू एंड आर चेक करते हैं ये कितना आंसर है। तो क्यू एंड आर देखते हैं। तो ये रहा आपका क्यू वेक्टर, ये रहा आपका ए वेक्टर। क्या ये टेल टू टेल मैच कर रहे हैं? नहीं, ये हेड टू हेड मैच कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को स्लाइटली रीअरेंज करेंगे। दोनों को रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के लिए मैं क्यू को आगे शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे और आर को आगे शिफ्ट कर देता है ऐसे। जैसे मैंने बताया कि हम किसी भी वेक्टर को उसकी लाइन के अलावा कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप शिफ्ट करोगे आपको दिखेगा ये रहा इन दोनों के बीच का एंगल, जिसकी वैल्यू इस एंगल के ही बराबर आएगी टू टू अल्टरनेट एंगल। तो इसकी वजह से एंगल बिटवीन क्यू एंड आर वेक्टर कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, और लास्ट हमारा एंगल बिटवीन पी एंड आर वेक्टर वो चेक कर लेते हैं। तो पी वेक्टर किधर है ढूंढ लेते हैं। ये रहा हमारा पी वेक्टर, ये रहा हमारा आर वेक्टर। क्या दोनों टेल टू टेल ऑलरेडी मैच कर रहे हैं? यस, दे आर ऑलरेडी मैचिंग टेल टू टेल। तो हमें उनके बीच का बस एंगल देखना है। तो उनके बीच का एंगल कितना है, 90, जो छोटा वाला एंगल है। तो एंगल बिटवीन पी एंड आर वेक्टर क्या हो जाएगा, 90। बस इसी तरह से आपको ध्यान रखना है ताकि आप रिजल्टेंट निकालते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एंगल अगर आपने गलत निकाला तो फिर कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, आगे जो भी करोगे सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे हम ऐड करें दो वेक्टर्स को। तो इसको ऐड करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं या दो लॉज हैं आप बोल सकते हो। विल स्टार्ट विद द पैरेललोग्राम लॉ, जो ज्यादा यूज में आता है और ज्यादा कॉमनली इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं जब भी न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है अगर आपके पास दो वेक्टर है ए एंड बी और उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ये दे रखा है, ये हमें ऑलरेडी नोन है। अगर ये दो चीजें पता है तुम्हें, ए पता है, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है और उनके बीच का एंगल पता है, और साथ में ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर पता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी। तो मैग्नीट्यूड को हम मॉड ए से लिख सकते हैं, इस तरह से मॉड ए से लिख सकते हैं या सिर्फ ए लिख सकते हैं। तो जहां पर भी सिर्फ ए लिखा होगा या सिर्फ बी लिखा होगा बिना एरो के, तो मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड है। अगर एरो के साथ लिखा है मतलब वो वेक्टर के लिए बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करना है तो हम लोग बिना एरो के सिर्फ ए और बी लिख सकते हैं। तो अगर आपको दो वेक्टर ए एंड बी उनके बीच का एंगल पता है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और आपको दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या करो, पहले दोनों वेक्टर को टेल टू टेल मैच कराओ। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल टू टेल मैच करा दिए। यस, टेल टू टेल मैच कराने के बाद अब इनको, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनको एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाना है। इमेजिनरी पैरेललोग्राम, एक्चुअली कोई पैरेललोग्राम नहीं है वहां पर, बट एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना है। तो ये दोनों अगर आपके एडजेसेंट साइड है
तो आप इस तरह से कंप्लीट करके पैरेललोग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया। अब जब पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसका जो डायगोनल आता है, डायगोनल जो होगा यही आपका रिजल्टेंट होगा, यही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा। तो a प्लस बी ऐड करके जो वेक्टर आएगा वो ये डायगोनल वाला वेक्टर होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका नाम पैरेललोग्राम लॉ हमने क्यों रखा था, क्योंकि इसमें दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड मानकर क्या बनाना पड़ता है, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। अब बट ये एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ये एक ग्राफिकल मेथड है। अगर बार बार रिजल्टेंट निकालना है तो इसमें तकलीफ ये आती है कि ग्राफ पेपर पे बार बार ये डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, अपने मैथ्स को यूज करके हमने इसका एक फॉर्मूला बना लिया है कि कितना वैल्यू ये डायगोनल आएगा। तो इस डायगोनल की जो लेंथ है वो आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना लिया। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे a जो है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, b जो है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू फिगर आउट कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। बट मैग्नीट्यूड निकालना काफी नहीं है, हमें उसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है कि वो कहाँ पर आ रहा है। तो अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये है और वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है और बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाता है, तो आप ये दोनों एंगल भी निकाल सकते हो ताकि आपको पता चले कि वो रिजल्टेंट कहाँ पर लाई करता है। तो अगर आपको अल्फा एंगल निकालना है तो tan अल्फा की वैल्यू होती है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है, बी के साथ आंसर निकालना है, तो उसका आंसर हो जाता है ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको याद रखने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, जो मैं अप्लाई करता हूं। अगर मुझे एंगल रिजल्टेंट का ए के साथ निकालना है तो मैं यहां पर ए लिख देता हूं, डिनोमिनेटर में पहले ए लिख देता हूं मैं, जिसके साथ एंगल निकालना है। और फिर जो दूसरा बच गया वेक्टर उसको मैं यहां पर लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं, दो जगह लिख देता हूं इस तरह से। और बाकी मैं याद रखता हूं क्योंकि ये tan है तो tan क्या होता है, साइन ऊपर कॉस नीचे, है ना। tan है तो साइन ऊपर कॉस नीचे, और ये फॉर्मूला बन गया। जैसे देखो, अगर हमें बी के साथ एंगल निकालना है तो tan जो भी नाम दिया तुमने बीटा, ठीक है, अब बी के साथ एंगल निकालना है तो पहले डिनोमिनेटर में बी लिख दो। इसका मतलब यहां पर भी ए आएगा, यहां पर भी ए आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब ये क्योंकि tan है तो tan से मुझे याद आ जाएगा कि ऊपर साइन थीटा लिखना है और नीचे क्या लिखना है, कॉस थीटा। इस तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। चलो इसको अप्लाई करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक छोटा डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो वेक्टर है 4 और 6 न्यूटन का, एक्टिंग एट अ पॉइंट 60 डिग्री, और आपको पूछा रिजल्टेंट वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब 6 और 4 न्यूटन अगर हम ऐड करेंगे तो मैथमेटिकली ये 10 न्यूटन आना चाहिए, बट वेक्टर में आपको पता है ऐसा नहीं होता। वेक्टर में कितना एंगल आएगा, सॉरी कितना वैल्यू आएगा ऐड होके, वो उनके एंगल्स पे भी डिपेंड करता है। तो चलो देखते एंगल पे के अकॉर्डिंग कितना आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यहां से हम देख लेते हैं फाइनली कितना आ जाएगा टोटल सॉल्व करके। तो 16 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 36 प्लस हमें कॉस 60 पता है हाफ होता है, तो हाफ कैंसिल हो गया, दैट इज 24। अब हम सबको ऐड कर देते हैं। तो 36 प्लस 24 हो जाएगा आपका 60, 60 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 36, 76 यूनिट्स। आप चेक कर सकते हो इसका आंसर जो है वो 10 न्यूटन नहीं है, लेस देन 10 न्यूटन है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 9 से थोड़ा सा कम है, 9 से थोड़ा सा कम है अप्रोक्सीमेटली उस चीज के लिए। तो देख सकते हो 6 प्लस 10 जो 6 प्लस 4 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है वो 10 न्यूटन नहीं है। एट एंगल ऑफ 60 डिग्री इट विल बी अंडर रूट 76 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4 न्यूटन। तो देखो अब इट डजेंट मैटर इसको नाम क्या देते हो, tan अल्फा बोलो tan बीटा बोलो। देखो जिस भी वेक्टर से एंगल निकालना है तो मुझे रिजल्टेंट का एंगल निकालना है 4 न्यूटन के साथ। तो 4 यहां पर, 4 यहां पर, बाकी कौन, दूसरा कौन था, 6 था, तो 6 यहां पर, 6 यहां पर और प्लस आएगा। अब मुझे याद है ये tan है, तो tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर आएगा साइन थीटा, यहां पर आएगा साइन थीटा और यहां पर आएगा कॉस थीटा।
अब क्योंकि थीटा हमें ऑलरेडी पता है दोनों के बीच में 60 है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो देखो कितना आएगा, 6 साइन 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 कॉस 60। अब साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, तो √3/2 करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 4 प्लस कॉस 60 हाफ होता है, तो ये 3 आ गया, ये आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब उस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल जो आया 4 न्यूटन के साथ वो कितना है, tan इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाय 7। राइट नो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट कितना एंगल आएगा, तो आंसर हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं। अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आता है तो हम एंगल भी बता पाएंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन। चलो इसी में अगला क्या पूछे, फाइंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 6 न्यूटन। तो इसको आगे करेंगे 6, तो tan बीटा बोल दो आप चाहो तो इसको। अब 6 न्यूटन के साथ निकालना है तो यहाँ 6 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, प्लस किया, यहाँ साइन 60 साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, करेक्ट। ठीक है, तो साइन 60 अगेन ये हो जाएगा 2√3 और नीचे कॉस 60 अभी भी हाफ होता है तो 6 + 2 8, तो ये √3/4। तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि ये भी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो हम आंसर बोलेंगे कि एंगल जो है इतना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो किसी भी दो वेक्टर का। आपको उनके मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल। अब इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले में कुछ स्पेशल केसेस है जो बार बार रिपीट होता है, तो इसमें हम याद ही रखते हैं कि आंसर क्या आएगा। जैसे अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो रिजल्टेंट जो आता है सॉल्व करके वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो जो इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो अगर 4 और 6 न्यूटन पैरेलल हुए तो सीधा आंसर क्या आएगा, 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्टली उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है अगर वो पैरेलल है तो। हम न्यूटन्स लॉ में बहुत सा बार ये कॉन्सेप्ट यूज भी करते हैं और आपने यूज किया भी होगा। जस्ट फॉर रिकैप इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाता है। अगर एंटी पैरेलल हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो रिजल्टेंट a माइनस बी हो जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन a बड़ा है कि b बड़ा है हम थोड़ा मॉड लगा देंगे, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आना चाहिए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आ सकता। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो अगर पैरेलल है तो ऐड हो जाएंगे, अगर ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप चाहो तो सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। और अगर परपेंडिकुलर हुए, तीसरा केस ऑब्वियसली अगर परपेंडिकुलर हुए तो इस केस में 90 डिग्री cos 90 जीरो हो जाता है और रिजल्टेंट आ जाएगा √a² प्लस b² का रूट। इस तरह से आप याद रख सकते हो ये तीन स्पेशल केसेस के। इसके साथ हम ये भी याद रखेंगे कि ये मैक्सिमम रिजल्टेंट कहलाता है, क्योंकि इससे ज्यादा रिजल्टेंट नहीं हो सकता किसी दो वेक्टर का। तो पैरेलल के केस में सबसे ज्यादा रिजल्टेंट आता है, ये मिनिमम रिजल्टेंट होता है, किसी भी दो वेक्टर का मिनिमम रिजल्ट इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। बाकी 90 डिग्री पे तो इनके बीच में ही है वैल्यूज है। चलो अब हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो है रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन जो हम याद रखेंगे कि वेक्टर एडिशन में आप a + b ऐड करो या b + a ऐड करो, ये मैटर नहीं करता, मतलब सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में ऐड कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं होता। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि मान लो अगर तीन वेक्टर को ऐड कर रहे हो आप, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे ए बी और सी तीन वेक्टर है तो पहले बी और सी को ऐड कर दो, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ दो ही वेक्टर पे लगा सकते हो, एक साथ तीन वेक्टर पे नहीं। तो अगर आपको तीनों का निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले आप बी + सी को सॉल्व कर लो और उसका जो भी आंसर आए डी उसको किसके साथ ऐड कर दो, ए के साथ ऐड कर दो, एंड आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इट डजंट मैटर कि आप पहले किससे शुरू करते हो। आप चाहो तो ए और बी से शुरू कर दो, तो ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा लेट से डी, और फिर उसको सी के साथ ऐड कर दो। इट डजंट मैटर द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आप इनको ऐड कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट रूल कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन जो होता है वो सेम प्लेन में आता है, मतलब जिस प्लेन में ए है जिस प्लेन में बी है, रिजल्टेंट ऐड होने के बाद उसी सेम प्लेन में आता है। ये सारे को प्लेनर होते हैं, तो ए बी एंड उसका रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट को प्लेनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जो कि बहुत ही कॉमन केस है, ये काफी रिपीट होता है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है
तो उनका रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब अल्फा और बीटा जो निकाला था ना हमने, वो हमेशा सेम आएगा जो रिजल्टेंट का एंगल है। तो रिजल्टेंट ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर पे होगा, जिसकी वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, θ/2 के बराबर। ठीक है, हमेशा सेंटर में आएगा। तो अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट 30 डिग्री पे आ जाएगा। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आ जाएगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो। ठीक है, बट अगर सेम मैग्नीट्यूड नहीं हुआ तो, सेम मैग्नीट्यूड नहीं हुआ तो जो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट उसके ज्यादा नजदीक होगा, दैट इज द रूल। ठीक है, तो अगर ए मैग्नीट्यूड बड़ा है तो रिजल्टेंट ए के क्लोज होगा, अगर बी मैग्नीट्यूड बड़ा है तो रिजल्टेंट बी के क्लोज होगा। तो अगर ए बड़ा है तो ए के क्लोज होने का मतलब ए से बनने वाला एंगल छोटा होगा। ठीक है, समझता ना, क्लोज होना मतलब एंगल छोटा होना। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अल्फा लेस देन होगा बीटा। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज है। वैसे अगर बी बड़ा है ए से तो जो रिजल्टेंट है बी के ज्यादा क्लोज होगा, और ज्यादा क्लोज होगा तो बीटा एंगल छोटा होगा अल्फा से, कहने का मतलब अल्फा एंगल बड़ा होगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी कि अगर आपका रिजल्टेंट जो है इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ए एंड बी जैसे ऊपर डिस्क्राइब किया, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे आएगा रिजल्टेंट, है ना। एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा बाइसेक्टर पे मान सकते हो। उसके साथ उसका रिजल्टेंट डायरेक्टली ये लिख सकते हो सॉल्व करके उसका रिजल्टेंट। तो अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा 2a cos θ/2 डायरेक्टली जो होगा। एक तो एंगल बाइसेक्टर पे आएगा और मैग्नीट्यूड 2a cos θ/2 आएगा। इसके अलावा हमारे पास दो और लॉज हैं जो हमें हेल्प करते हैं वेक्टर एडिशन में। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ क्यों बोलते हैं इसको अभी थोड़ी देर में आपको रिकैप हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर है और इनका रिजल्टेंट निकालना है तो पहले दो वेक्टर को हम हेड टू टेल मैच करते हैं। रिमेंबर, टेल टू टेल नहीं, हेड टू टेल हमारा उल्टा है उससे, पैरेललोग्राम लॉ से। तो हम क्या करेंगे, दो वेक्टर जैसे ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, देखो इनको हेड टू टेल मैच कर लिए। ठीक है, जैसे आपने इनको हेड टू टेल मैच कराया, आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए तीसरा साइड बना दो, क्योंकि दो साइड तो आपने बना दिया, एक साइड आपने इधर बना दिया, एक साइड आपने इधर बना दिया, दोनों वेक्टर को लेकर हेड टू टेल मैच करके। अब जो तीसरी साइड होगी वो आप खुद ड्रॉ कर दो। तो जब आप तीसरी साइड ड्रॉ करोगे ना, वही आपका रिजल्टेंट होगा, तीसरी साइड ही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इस लॉ को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, बिकॉज इसमें ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये जनरली लॉ तब काम आता है जब ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन करना हो, न्यूमेरिकल्स में हम ज्यादा इसको यूज नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को ही न्यूमेरिकल वाले केस में यूज करते हैं, बट रिजल्टेंट की वैल्यू तो सेम आएगी। तो ग्राफिकल के केस में जरूर इसको यूज करते हैं। अगला यूज जो ट्रायंगल लॉ का है वो है, अगर मोर देन टू वेक्टर्स आया तो हम ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। तो मान लो हमारे पास ऐसे बहुत सारे चार वेक्टर्स हैं, इन चार वेक्टर का हमें रिजल्टेंट निकालना है ग्राफिकली। पहले ग्राफिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल ये है कि जस्ट लाइक ट्रायंगल लॉ, हमें सभी वेक्टर को हेड टू टेल मैच कराना पड़ेगा या अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा ए, फिर हेड टू टेल बी, फिर ये रहा हेड टू टेल सी, वो रहा हेड टू टेल डी। ऐसे हमने मैच करा दी, चारों वेक्टर को रीअरेंज कर दिया हेड टू टेल, जैसा हम ट्रायंगल लॉ में करते हैं। उसके बाद जो लास्ट साइड बच गई, जो इनिशियल आपके पास टेल था, जो फाइनल आपके पास हेड बच गया, इन दोनों को मिलाते हुए आप एक वेक्टर बना दो, मिलाते हुए एक वेक्टर बना दो, और वही वेक्टर उन सभी का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, यही वेक्टर सबका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो पहले हमने चारों वेक्टर को हेड टू टेल मैच कराया, फिर जो इनिशियल टेल था उसको फाइनल हेड से मिला दिया, तो वो जो साइड आया या वो जो वेक्टर आया वो क्या बन गया, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। बट इसका कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं है, इसको सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चंस में ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं कि वैल्यू कितना आएगा, हर बार अलग अलग सवाल के लिए सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसी ट्रायंगल पॉलीगॉन लॉ को थोड़ा और एक्सटेंड करके हुए दो प्रॉपर्टी और ऐड करें। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं और वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के अलोंग ऐसे रीअरेंज कर रखे हैं हेड टू टेल, जैसे ट्रायंगल हो गया, जैसे स्क्वायर है। अब स्क्वायर के अक्रॉस हमने चार, इसकी जो साइड्स हैं
उसको एक वेक्टर बना दिया, इधर एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर, इधर, तो कंटिन्यूस ऐसे वेक्टर्स हैं। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगॉन, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, किसी भी पॉलीगॉन के साइड्स को अगर हमने ऐसे वेक्टर बना दिया ना कंटिन्यूस लूप में, तो इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो समीशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर जो कंटिन्यूस ऐसे अरेंज कर रखे हैं, जीरो आएगा। दूसरा, अगर हमारे पास ऐसे n कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, n मतलब एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 है, और सब इक्वल सेपरेशन पे है, जिनके बीच में एंगल जो है वो 360/n है, तो उनका रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो आएगा अगर वो इस तरह से अरेंज किए जाए तो n कोप्लेनर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिनके बीच का एंगल सबके बीच का सेम है, विच इज इक्वल टू 360/n, देन इनका रिजल्टेंट ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जैसे 3 के लिए एग्जांपल लें, तो 3 कोप्लेनर वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, 120। तो अगर 3 वेक्टर्स जिनके सेम मैग्नीट्यूड है और 120 डिग्री के एंगल पर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। या 4 का देख लो, 4 वेक्टर के लिए कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर 4 वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और सबके बीच 90 डिग्री एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। तो ये एनी नंबर ऑफ के लिए वैलिड है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारा एक क्विक रिवीजन कंप्लीट हो जाता है रिजल्टेंट का। अब हमें क्या करना है, बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई डाउट आता है तो डिस्कस करना है अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ। इसके अलावा अगर और कोई डाउट हुआ तो इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कर देना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देख के इसको कंप्लीट करो। थैंक यू एवरीवन।